दुपट्टा खींचकर फेंक दिया और ओमकार के करीब आकर बोली, अंत में तो यही होगी ना आपकी ख्वाहिश, आपकी चाहत। तो हम हाजिर हैं आपके सामने, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। इस मोहब्बत नाम के खेल को छोड़कर आप अब कुछ कर सकते हैं। और ये हम इसीलिए नहीं कह रहे क्योंकि हमें आपसे मोहब्बत है, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रात के लिए आप हमारे मालिक हैं। जिस्मानी हक है आपके पास, कल जब हमारा मालिक कोई और होगा तो यह हक उसके पास होगा और उसके सामने भी हम निर्वस्त्र हाजिर हो जाएंगे। ओमकार हैरान सा उसे देख रहा था, मानो यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि ये वही लड़की है जिससे उसने मोहब्बत की थी। दिल मानने को तैयार नहीं था, मगर उस दिल में उठ रहा दर्द भी नजरअंदाज करना मुमकिन तो नहीं। उसने फलक को धक्के के साथ खुद से दूर कर दिया, दुपट्टा उठाकर उसे उड़ाते हुए आहत शब्दों से बोला, आज मेरी मोहब्बत को जिस्म से तो तोल दिया तुमने, पर मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं कि तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म उसे बदल सके। तुम्हारी रूह से मोहब्बत की थी मैंने, पर मैं भूल गया था कि यहाँ रूह नहीं जिस्म मिलती है। खुदा का शुक्र है जो आपको ये समझ आया कि यहाँ जिस्म मिलती है। हम आपकी जरूरत थे तो हमें जरूरत ही रहने दीजिए। आप बड़े लोगों से मोहब्बत करके अपनी जान गंवाने का शौक नहीं है हमें। क्या है ना, हमने देखा है अक्सर आपकी तरह मोहब्बत का दावा करने वालों को यहाँ से बाहर निकल वेश्याओं को गाली देते हुए। फलक ने फीका सा मुस्कुराकर कहा तो उसके गर्दन के पीछे तरफ हाथ रख बालों में उंगलियां फंसाकर ओमकार ने उसका चेहरा अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से और तकलीफ से पूछा, क्या मैं भी तुम्हें उन ऐसा लगता हूँ? आपकी मोहब्बत सच्ची है या आप भी बस फरेबी हैं, ये हम जानना ही नहीं है, क्योंकि फलक मोहब्बत करने की भूल एक बार कर चुकी है। पर अब ये वेश्या कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि वेश्या की मोहब्बत शाम ढलने से शुरू होकर रात खत्म होने तक ही रहती है। वेश्या कभी बीवी नहीं बन सकती, साहिब जो सिर्फ आपकी होकर रहे। और एक बात, यहाँ जिस्म बिकता है, मोहब्बत नहीं। अगर आपको जिस्म चाहिए तो बेशक आपके हुक्म की मुरीद है हम, मगर हमारे दर पर कभी मोहब्बत के फूल नहीं खिल सकते। हमारे पास जिस्म है मगर मोहब्बत करने के लिए दिल नहीं। अगर यहाँ किसी को भी पता चला कि आप हमसे मोहब्बत की उम्मीद कर रहे हैं तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। इसीलिए आप जाए यहाँ से। यहाँ हमारे दर पर तभी आइएगा साहिब जब आपको जिस्म की भूख हो। सुकून और मोहब्बत की भूख यहाँ मिटाई नहीं जाती। फलक का जिस्म बुक किया जा सकता है पर दिल नहीं। आपको हक इस जिस्म पर है, वो भी रात भर के लिए, पर मोहब्बत नहीं। वो ना थी और ना होगी। अगर आपको मोहब्बत चाहिए तो आप जा सकते हैं। फलक ने शायद पहली बार किसी से इतनी बदतमीजी से बात की थी, और वो भी उस शख्स से जिससे उसे बेइंतहा मोहब्बत है। किस तरह खुद को संभाला था उसने, इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल था। वो टूट रही थी भीतर से, दिल रो पड़ा था, आंखों में आंसू और होठों पर चुप्पी थी। दोनों हथेली की कस के मुट्ठी भींच रखी थी उसने। पूरा बदन कांप रहा था, मानो उसका रोम रोम तड़प रहा हो। खुद को संभालने के लिए वो दीवार के सहारे खड़ी थी। ओमकार उसे छोड़ खूब बखूब पीछे हट गया। गलत जगह दिल लगा बैठा, ये बात उसका दिल भी समझ गया। अपनी जगह पर जड़ उसे देख रहा था, जैसे खुद से सवाल कर रहा हो कि क्या ये वही लड़की है जिससे उसे मोहब्बत हुई, या उसकी सूरत लिए कोई और ही सामने आ खड़ी हुई है। ये वो फलक हो ही नहीं सकती। फलक तो उसको परेशान देख खुद बेचैन हो जाती थी, पर ये वो थी ही नहीं। शायद ही कभी आज से पहले इतना दर्द हुआ हो। लग रहा था मानो दिल जोर से धड़कते हुए फट पड़ेगा, और तब भी उसकी धड़कन बस फलक को पुकारती। उसने मुट्ठी कसी और आंखें एक पल को मींच ली। आंखों में ठहरा भपका एक साथ लुढ़का, और फलक की बाह पकड़ उसे अपनी तरह खींचकर उसके होठों को तड़प और आंसुओं के साथ चूमने लगा। तो फलक के आंसू भी रुक नहीं पाए। उसने ओमकार को ना रोका ना रोकने की कोशिश की, बस उसे चूमती रही। उनके आंसू भी मानो एक दूजे में समा रहे हों। ओमकार ने एक आखिरी बार उसके माथे पर पूरी शिद्दत और तड़प से होठ रखे और जाते जाते बस एक ही बात कही कि याद रहेंगे मुझे मेरे सारे गुनाह। एक तो मोहब्बत कर ली, दूसरा तुमसे कर ली, और तीसरा बेपनाह कर ली। बहुत जल्द मेरी मौत की खबर तुम तक पहुंचेगी फलक, क्योंकि मरने की शुरुआत तो अभी हो गई। बस इतनी सी बात मान लेना कि एक आखिरी बार मुझे देखकर मुस्कुरा देना और खुश हो जाना कि जिस्म के बाजार में मोहब्बत की तलाश करने वाला ये पागल मर गया। तुम्हारी मुस्कान देख सुकून से आंखें बंद कर लूंगा। बहुत दर्द है ए जान ए अदा तेरी मोहब्बत में। कैसे कह दूं कि तुझे वफा निभानी नहीं आती। मेरी आशिकी ये रब के हवाले, रूठे यार को बस कोई मना ले। यादों की सूली दिल में गड़ जाती है, वीरानियां जब हद से बढ़ जाती है। एक दौर वो था मुझसे भी ज्यादा उनको फिक्र थी मेरी। कहते थे मुंह से रुखसत न होंगे मिलके दोबारा कभी। ओमकार वहां उस जगह से निकलकर बाइक पर बैठा, जाने कहां किस और बढ़ रहा था। दिल टूटा था उसका, पर उसके टूटने की आवाज तक नहीं आई। किसे दोष दें, किसे गुनहगार ठहराएं, किसे इस दर्द का सबब बनाएं, किसे अपना दर्द बताएं, किसे अपने मोहब्बत का ये बिखरा अफसाना सुनाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। गलती किसकी थी? उसकी, जिसने जिस्म के बाजार में मोहब्बत तलाशने की भूल की, जिसने उस बाजार में वस्तु समान जी रही एक महबूबा से मोहब्बत की, जिसने ये उम्मीद की कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वैश्या खाने में भी मोहब्बत पनप सकती थी।
या फिर गलती उसकी थी जिससे उसने मोहब्बत की, जिसने उसे आज उसकी असली जगह दिखा दी, उसे ये समझा दिया कि वो गलत जगह मोहब्बत की गुहार लगा बैठा है। उससे इतनी मोहब्बत क्यों हुई, ये सवाल खुद को जाने कितनी बार पूछा और हर बार दर्द बस बढ़ता गया। उसे बेवफा कैसे कह दे, वो अपनी जगह सही थी, पर इस दर्द का क्या जो पल पल चुभ रहा था, जिसमें से होती तो शायद कुछ दिन रोककर आदत छूट जाती और मोहब्बत उन आंसुओं में घुलकर बह जाती। मगर कमबख्त ये मोहब्बत रूह से हो गई थी। उसकी रूह को चाहा था ओमकार ने और अब उस रूह के खातिर उसकी रूह तड़प रही थी। आदत होती तो छूट जाती, जरूरत होती तो खत्म हो जाती, मगर मोहब्बत कैसे मिटाएं? जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एकमात्र सहारा समझ आया उसे दर्द से जूझने का। दारू के अड्डे पर उसने बाइक रोकी और तब तक पीता रहा जब तक सीने की आग पर आंसुओं की बरसात न होने लगी। ग्लास होठों से लगाए वो फफक पड़ा था। खैर किसी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अक्सर उस जगह पर दिल जले आशिक अपना गम मिटाने आते थे। वो जाने कब तक रोता रहा, पीता रहा और वहीं नशे में बेहोश होकर लुढ़क गया। वहां के स्टाफ ने उसके फोन में रीसेंट कॉल देखकर रोहित को कॉल कर दिया। रोहित उसे इस हालत में देखकर परेशान हो गया था। ओमकार को खुद का कोई होश नहीं था। बेहोश सा वो कुछ बड़बड़ा रहा था। फलक फलक, मैं तुमसे मोहब्बत, मैं मर जाऊंगा, मुझे दूर 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 मत करो फलक, मुझे फलक के पास। बड़बड़ाते हुए वो गहरी बेहोशी में पहुंच गया, जहां फलक उसके साथ थी। उसका सर फलक की गोद में था, होठों पर मुस्कान और दर्द से सने चेहरे पर सुकून था। रोहित ने घर लाकर उसे बेड पर सुलाया। उसकी ये हालत देख उसने सर पकड़ लिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बयां करना लफ्जों में नामुमकिन होता है। जब वफा में वफा होती है, कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई वजह होती है। क्यों फासलों में नजदीकियां हैं, क्यों जिंदगी में तब्दीलियां हैं, क्यों तन्हा दिल ये मेरा मुझसे कहे। ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहे, जारी है। मोहब्बत खूबसूरत होगी किसी और दुनिया में, इधर तो हम पर जो गुजरी है वो हम ही जानते हैं। बहुत जुदा है औरों से मेरी कहानी, जख्म का कोई निशान नहीं और दर्द की कोई इंतहा नहीं। ओमकार जा चुका था। फलक ने अपनी बातों से न सिर्फ उसकी मोहब्बत ठुकराई थी, बल्कि उसका दिल बुरी तरह तोड़ा था। फलक अपनी जगह पर जड़ खड़ी रही। अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ने का दर्द उसे भीतर से तोड़ रहा था और हर एक चटकन पर उसकी मौन सिसकियां एक आह के साथ आंसू लुढ़का जाती। वो वहीं दीवार से टिक कर बैठ गई, पैर मोड़े, माथे पर हाथ रखे, अपनी काली सियाही से लिखी तकदीर पर रोती रही। जिस मोहब्बत का कत्ल उसने खुद किया, उसका मातम मना रही थी। वो जानती थी इस मोहब्बत का अंजाम बुरा होगा। ये अफसाना कभी मुकम्मल होने की दहलीज तक भी पहुंच नहीं पाएगा, मगर इस मोड़ के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। सब कहते हैं वैश्या कभी किसी से मोहब्बत कर नहीं सकती, उन्हें किसी के जज्बातों से फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क पड़ता था। फलक के आंसुओं में उसके खुद के दर्द से ज्यादा ओमकार का दर्द शामिल था। आंसू की हर रख बूंद में ओमकार की अधूरी मोहब्बत थी। मुआफ कर दीजिए हमें साहिब, आपके गुनहगार हैं हम, दिल तोड़ा है हमने आपका, पर हम बेबस हैं। गुनाह हुआ है हमसे मोहब्बत करने का, जिसकी सजा हम दोनों को मिल रही है। हम जानते हैं साहिब आपकी मोहब्बत सच्ची है, आपको हमारे जिस्म से नहीं रूह से मोहब्बत है, मगर यहाँ रूह की कद्र नहीं होती साहिब। जिस्म के आगे रूह की कोई बिसात नहीं। वो आप थे जिसने हमें हमेशा ये एहसास कराया कि हम इंसान हैं। आप यहाँ अपने सुकून की तलाश में आए थे, मगर आपने हमारी सुकून से मुलाकात करवाई, वो सुकून जो अब भी सिर्फ आपकी बाहों में कैद है। पर हम भूल गए थे कि हम वैश्या हैं। कर बैठे मोहब्बत, मुआफ कर दीजिएगा अपनी फलक को। हाँ, झूठ कहा था हमने कि मोहब्बत नहीं आपसे। सच तो यह है कि मोहब्बत का असली मकाम आपसे मिलकर समझ आया कि मोहब्बत जिस्मों से नहीं रूह से की जाती है। हमें आपसे मोहब्बत है, सिर्फ आपसे, पर हमारा जुदा होना ही मुनासिब था हमारा जुदा होना। फलक काफी देर तक यूं ही बैठी रोती सिसकती रही। जानो कितनों की मोहब्बत का अफसाना यूं ही उस जगह के बंद कमरों में आखिरी सांस लेती है। जिस्म के भूखे भेड़िए मोहब्बत को नोचकर फेंक देते हैं और नतीजा मोहब्बत आंसुओं के साथ बहकर दम तोड़ देती है। कब रात बीती इसका उसे कोई होश ही नहीं था। सारी रात वो सिसकती रही, फिर आंसू पहुंचकर उठी। नहाकर उसने सर पर दुपट्टा लपेटा और दुआ पढ़ने बैठ गई। आंखें मूंदी हुई थी, लब दुआ पढ़ रहे थे, मगर रुखसारों पर आंसू की बूंद ढुलक रही थी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हर पल सालते हैं। फलक खुद को लाख समझा ले कि जो हुआ वो होनी ही थी, मगर फिर भी दर्द खत्म नहीं हो सकता। अपने हिस्से का काम खत्म कर वो पन्नों के ढेर को लेकर बैठी थी। उन पन्नों को पलटते हुए उसने देखा और एक खाली पन्ना लेकर उस पर ओमकार की तस्वीर बनाने लगी। फलक ने एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर बनाई थी, जिसमें फलक काला रंग का हिजाब पहने आंखें मूंदे खड़ी थी और ओमकार उसके माथे को चूम रहा था। फलक ने अपने आंसू पहुंचकर उस तस्वीर पर हाथ फिराया और उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। खुद को मजबूत बनाकर उसने संभाला और आंसुओं को पहुंचते हुए सारे पन्नों को उठाकर कमरे से बाहर निकली। दुपट्टे को माथे पर रखकर
चेहरा ढककर वो कोठे से बाहर निकली और वहां पड़े कूड़ेदान के पास उसने सारे पन्ने रख दिए जिनमें उसकी जिंदगी के उजाले से लेकर अंधेरे तक छुपा था एक हंसती खेलती जिंदा दिल लड़की से एक वेश्या तक का सफर छुपा था। वो सूनी आंखों से उन पन्नों को देख रही थी जिनमें उसकी जिंदगी सिमटी थी, वो जिंदगी जो ओमकार के आने से जीने लगी थी और ओमकार को खोकर एक दफा फिर से मुर्दा होने लगी थी। आपकी और हमारी दुनिया जुदा है साहिब, आपको हमारी दुनिया से जाना होगा, इसी में भलाई है। रूह की बातें यहाँ किसी को समझ नहीं आती साहिब। जानते हैं आपको फलक बेवफा लगती होगी जिसने सिर्फ अपने वेश्यावृत्ति के लिए आपको मोहब्बत दी। खुदा करे आपको हमसे बेइंतहा नफरत हो ताकि हमें भूलना आसान हो जाए। जानते हैं ये दर्द आपको बहुत तड़पाएगा, मगर यही सही है। हमारी मौला से बस यही दुआ है कि आपको हर खुशी मिले, कोई ऐसा मिले जो आपको इस वेश्या की यादों से दूर और मोहब्बत के करीब ले जाए। अम्मी कहती थी किसी को शिद्दत से याद करो तो उस शख्स को ख्यालों में आप नजर आते हो। हम नहीं चाहते कि हम कभी भी पल आपके ख्यालों में, आपकी यादों में शुमार हो। इसीलिए आज से फलक की दुनिया से ओंकार हमेशा के लिए मिट गया। हम आपको कभी याद नहीं करेंगे, कभी नहीं। अलविदा साहिब, अलविदा। फलक मुड़कर अंदर चली आई। ओंकार की यादों को उसने उन पन्नों के साथ ही बाहर छोड़ दिया ताकि उसकी मोहब्बत कभी ओंकार के लिए खतरा ना बन जाए, कभी इस मोहब्बत की खातिर ओंकार पर कोई आँच ना आ जाए। किससे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबा सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसी जते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां ये से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। अगले दिन दोपहर में ओमकार की आंख खुली। उसने आसपास देखा, वो इस वक्त कमरे में था। वो उठकर सर पकड़कर बैठ गया। उसे नींबू पानी का ग्लास थमाते हुए रोहित उसके सामने बैठ गया और उसे घूरते हुए बोला, अब कुछ बोलेगा या मेरे पीटने का इंतजार कर रहा है। ओमकार ने उसे देखा और नींबू पानी पीकर उठ गया। रोहित के सवाल को इग्नोर कर वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। रोहित उससे बार बार पूछ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने इतनी शराब पी, मगर ओमकार चुप रहा। ओम, हुआ क्या है यार, कुछ तो बता। कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ओमकार ने टाई पहनते हुए कहा। पर कुछ बोल दो यार, क्या हुआ? तेरी उस लड़की के साथ लड़ाई हो गई क्या? रोहित ने पूछा तो जूते का लेस बांधते ओमकार के हाथ रुक गए। फलक का जिक्र होते ही ओमकार के जहन में बीती शाम की यादें गुजरने लगी और फलक की बातें एक बार फिर तीर की तरह से सीने में चुभ रही थी। उसने घूर कर रोहित को देखा और बोला, दोबारा उसका नाम लिया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। रोहित को कुछ समझ नहीं आया, पर ओमकार उसे घूरते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। भाग 10। सारा दिन ओमकार ने ऑफिस में खुद को बिजी रखने की बहुत कोशिश की। एक्स्ट्रा काम किया उसने, खुद को फाइल्स में घुसाए रखने की कोशिश की, पर फिर भी फलक का ख्याल बार बार घूम फिर कर उसके जहन में उतर ही आता। कभी कभी वो अपने कलीग से उलझ पड़ता तो कभी किसी पियून पर बिना बात के चिल्ला देता। ओमकार ने पहली बार इस तरह बर्ताव किया था जिसे देख सब अचंभित हैं। शाम हुई तो आदत अनुसार ओमकार ऑफिस से निकलकर बाइक लेकर आगे बढ़ गया। उसकी बाइक खुद ब खुद रेड लाइट एरिया की ओर घूमी, पर फिर उसने वहां से टर्न लिया और एक बार के सामने बाइक रोक दी। अंदर बार में आकर ओमकार ने शराब मंगाई। एक के बाद एक ओमकार बहुत सारे पैक गटक गया। शराब का ग्लास थामे हुए वो उस ग्लास को देखते हुए खुद पर हंसकर बोला, सही किया तुमने फलक, मुझे मेरी असली जगह दिखाकर। मैं पागल तुम्हारी आंखों में मोहब्बत खोजने लगा था, जबकि उस जगह मोहब्बत का तो जिक्र भी बेईमान है। तुम जिस्म का कारोबार करती हो और मैं रूह की चाह रखने लगा। सारी गलती मेरी ही थी। अच्छा सजा दिया तुमने मुझ पर। काश जितना आसान मोहब्बत करना होता उतना ही आसान इसे भूल जाना भी होता। काश मुझे अपनी जगह दिखाते वक्त तुम मुझे ये भी बता देती कि मैं कैसे तुम्हें भूल जाऊं, कैसे तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूं, कैसे तुम्हारे बिना जीना सीख लूं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं खुद को खो रहा हूँ, कतरा मर रहा हूँ। मोहब्बत जान भी ले सकती है, ये समझाने के लिए शुक्रिया फलक, शुक्रिया। वो मुस्कुरा रहा था मगर आंखों में आंसू भरकर छलकने लगे। उसने ग्लास होठों से लगाकर एक सांस में पी लिया। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहाँ छोड़े इन जिस्मों ने साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जारी है, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता, और हमने यूं मोहब्बत में तुम्हें खोया। फलक उस वक्त बालकनी में खड़ी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पल को तो दस्तक सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई, मगर अगले ही पल वो मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसे याद आया कि ओमकार अब उसके दरवाजे पर नहीं लौटने वाला। उसकी आंखें भीग गई।
मगर उसने होठों पर एक जबरदस्ती की हंसी चिपका ली और पलटकर दरवाजे की ओर देखा। एक लगभग 35 वर्ष का आदमी खड़ा था। उस आदमी ने आकर फलक का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लाकर बिस्तर पर धक्का दे दिया। फलक ना उसे रोक सकी ना कुछ बोल सकी, बस किसी बेजान खिलौने की तरह बिस्तर पर पड़ी रही और उस आदमी ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। उसे उसकी इजाजत के बगैर छूना शुरू कर दिया। फलक कुछ ना कह सकी क्योंकि उसे हक ही नहीं था। उसे उस वक्त खुद से घिन हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत सारे कीड़े उसके जिस्म पर रेंग रहे हो, उसे काट रहे हो, उसे नोच रहे हो। जहन में ओमकार का ख्याल घूम रहा था और दिल में सिर्फ ओमकार के नाम की धड़कन थी। फलक, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। फलक सिर्फ ओमकार की है और सिर्फ ओमकार की ही रहेगी। आज भी, कल भी और अनंत तक भी तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। ओमकार की बात जब फलक के जहन में गूंजी तो फलक को ऐसा लगा मानो वो ओमकार से दगा कर रही हो, जैसे उसने ओमकार को धोखा दिया हो। चीखते हुए उसने उस आदमी को धक्का दे दिया तो उस आदमी की मानो मर्दानगी ही जख्मी हो गई हो। उसने फलक को लगभग 3-4 थप्पड़ मारे और उस पर जबरदस्ती हावी हो गया। फलक रोती बिलखती खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर उसमें ना इतनी ताकत थी और ना हिम्मत। उसे अपने जिस्म से नफरत होने लगी थी। रोते हुए उसके होठों पर बस ओमकार का जिक्र आ रहा था और वो हर एक धड़कन के साथ ओमकार का नाम पुकार रही थी। उसके होठों पर किसी मर्द का नाम सुनकर वो आदमी क्रोध से भर सा गया और उसने फलक को बेरहमी से मारते हुए अपना क्रोध उस पर उतार दिया। फलक का रोना बंद हो चुका था। वो बस सिसक रही थी और उसके होठों पर सिर्फ ओमकार का नाम था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था हर उस दर्द से जो उसके जिस्म में उठ रहा था। उसे बस अपनी मोहब्बत से फर्क पड़ रहा था और वो मोहब्बत सिर्फ ओमकार के नाम की थी। सारी रात वो आदमी उसके जिस्म को नोचता आ रहा और सुबह उस पर पैसे फेंक कर कमरे से चला गया। फलक अपनी जगह पर यूं ही पड़ी रही और इसके आंखों के कोरों से आंसू बहते रह गए। पूरा बदन दर्द से टूट रहा था और एक आह के साथ करवट बदलते हुए उसके होठों पर दर्द से लिपटा सिर्फ एक ही नाम आया, ओमकार साहब। ये जिस्म तो ख्वाहिशों का मक्तल है, मक्तल है। कांटों भरा हर जगह है, जंगल है, जंगल है। घर के अंदर कैद है, जिंदगी की कैद में है सारी खुशियां, सारे गम। कैसे जिए हम, कैसे मरे हम, किस तरह रूह को पूरे करें हम। कैसे जिए हम, कैसे मरे हम। ओमकार और फलक बिछड़ चुके थे। उनकी मोहब्बत का वो खूबसूरत सा अफसाना एक बदसूरत मोड़ पर आकर रुका था। जहां ओमकार ने खुद को शराब में डुबो लिया था, वहीं फलक अपनी जिंदगी में नर्क भोग रही थी। ओमकार सारा दिन खुद को ऑफिस में व्यस्त रखता और कोशिश करता कि फलक की यादें उसके करीब ना आ सके, मगर फलक उसके हर एक लम्हे में शामिल थी। उसकी हर एक पल में फलक की याद थी। सारा दिन ऑफिस में तो जैसे तैसे बीत जाता, लेकिन शाम होते ही उसके कदम खुद ब खुद फलक की ओर बढ़ते। वो उस जगह आकर रुकता, मगर फलक की बातें जहन में गूंजते हुए उसे अंदर तक तोड़ जाती। मोहब्बत का एक तेज दर्द सीने में उठता और फलक को बुलाने के लिए शराब का सहारा ले लेता। नशे में कुछ पल के लिए उसे सुकून मिलता, मगर वजह ये नहीं कि वो फलक को भूल जाता था। वजह ये थी कि उसने नशे में उसे फलक के होने का एहसास होता था। उसे ऐसा लगता था मानो फलक उसके करीब हो, वो फलक के साथ है, उसकी गोद में सिर रख के सोया है और फलक मुस्कुराते हुए उसे निहार रही है। भ्रम ही सही, मगर हकीकत से कई ज्यादा खूबसूरत था, जो उस मोहब्बत के मारे को कुछ पल का सुकून देता था। कमाल की बात थी कि जो मोहब्बत होशो आवास में दर्द की हर हद पार कर देती थी, वही मोहब्बत नशे में उसे सुकून देती थी। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मोहब्बत दर्द है तो सुकून भी मोहब्बत ही है। फलक की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया था। जिस्म बेचने का काम तो वो पहले से करती थी, वही काम आज भी होता था, मगर अब एहसास दूसरे थे। पहले उसे फर्क पड़ना बंद हो चुका था, मगर अब कोई गैर मर्द उसे छुए तो उसका दिल रो पड़ता था। वो अंदर से तड़प उठती थी। उसे सिर्फ ओमकार की छुअन भाती थी, क्योंकि उस छुअन में लेश मात्र भी गंदगी या हवस ना थी, क्योंकि उस छुअन में रूहानियत थी, सुकून और मोहब्बत थी। हर बार जब भी कोई गैर उसके आसपास होता, उसे छूता, तो उस वक्त भी उसके जहन में सिर्फ ओमकार का ख्याल होता था। उसके होठों पर बस ओमकार का जिक्र रहता था। उस जगह की गंदगी में रहकर भी उसकी मोहब्बत पाक साफ थी। वो हर पल से ओमकार की यादों में ही खोई रहती थी। उसने खुद से वादा किया था वो ओमकार को कभी याद नहीं करेगी, मगर याद उसे किया जाता है जो एक पल के लिए भी आपके जहन में उतरा हो। ओमकार तो जैसे उसमें बसा हुआ था, वो उसके हर लम्हे में शामिल था, उसकी हर एक आदतों में, उसकी जरूरत में, यहाँ तक कि उसकी इबादत में भी ओमकार का नाम शामिल था। ओमकार की यादों को, उसके एहसासों को और उसके लिए मोहब्बत को मिटाना कुछ नामुमकिन से भी ज्यादा था। फलक ने उससे जुड़ती हर डोर भले ही काट दी थी, मगर वो ओमकार की जोगन बन चुकी थी, जिसके जहन में दिन रात बस ओमकार का ख्याल था। एक वक्त ऐसा भी आया जब ओमकार की वो जोगन
बगावत तक के लिए राजी थी। वो सिर्फ ओमकार के लिए समर्पित होकर रहना चाहती थी। जब भी कोई कस्टमर आता तो फलक खुद को परोसने के बजाय उस पर हमला कर उसे भगा देती थी। बदले में उसे सावित्री के आदमियों की मार पड़ती थी। चाबुक मारकर उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी, मगर उस दर्द में भी वो मुस्कुराकर बस ओमकार का नाम लेती थी। देखा है तुझे मैंने जिंदगी, मौत की तुझ में तस्वीर है। दिल भी कैद है, जा भी कैद है, सांस भी एक जंजीर है। लम्हा लम्हा जीने में चुभ रहे हैं सीने में, दुख भरे हैं सारे रिश्ते, कोई ज्यादा कोई कम। कैसे जिए हम, कैसे मारे हम, किस तरह रूह को पूरे करें हम। उसने खुद पर ध्यान देना तो बहुत पहले छोड़ दिया था। उसे ना खाने का होश था, ना खुद का ख्याल रखने का, ना तबीयत की परवाह थी और ना कोई दर्द उस पर असर करता था। नतीजन उसकी शारीरिक तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वो बहुत कमजोर होती जा रही थी। चेहरे का नूर मानो कहीं खो ही चुका था। आवाज की खनक तो बहुत पहले उसने पीछे छोड़ दी थी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे चेहरे पर मातम पसरा हो। उसकी उस बिगड़ती हालत को देख सावित्री ताई भी थोड़ी परेशान थी। वजह ये नहीं कि उन्हें फलक की कोई फिक्र हो रही थी, बल्कि फलक की तबीयत के कारण उनकी ग्राहकी कम हो रही थी, क्योंकि उस कोठे की नूर थी फलक। फलक, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? क्या हुआ है तुझे? मुस्कान ने आज फलक से आखिर पूछ लिया वो सवाल जो इतने दिन से फलक बार बार टाल रही थी। उसकी ओर देखकर फलक मुस्कुराकर बोली, कुछ भी तो नहीं बाजी, हमें क्या होगा, हम तो एकदम दुरुस्त हैं। झूठ मत बोलो फलक, सच सच बता क्या हुआ है। और आजकल तेरा वो आशिक भी नहीं आता। मुस्कान ने बातों ही बातों में ओमकार का जिक्र किया तो फलक खुद को रोक नहीं पाई। वो मुस्कान के गले लगकर रो पड़ी। उसने रोते हुए मुस्कान को सब कुछ बता दिया। मुस्कान उसके गले लगी और उसका माथा सहलाते हुए उसे चुप करा रही थी। फलक की पीठ पर थपकी देते हुए उसने कहा, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं? क्या बस बाजी कहने को बोलती है? तू मुझे अपना मानती नहीं है? इतना पराया कर दिया तूने मुझे। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ठीक हैं। उससे दूर होते हुए फलक ने आंसू पोंछ खुद को संभाल लिया और हमेशा की तरह जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर बिखेर ली, मगर नमी आंखों में झिलमिला ही गई। जारी है, मोहब्बत होने में कुछ लम्हे लगते हैं, पूरी उम्र लग जाती है उसे भुलाने में। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है फलक। और क्या, बस हो गया ना, मोहब्बत ही तो हो गई, बात खत्म, भूल जा उसे। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, कोठे की मोहब्बत बस कमरे में दफन हो जाती है। चल रोना बंद कर, कब तक ऐसे मातम मनाएगी? मुस्कान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। आंसू हम भी बहाना नहीं चाहते बाजी, हम भी उन्हें भुलाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं उनके बिना जीना सीख ले, पर हम क्या करें, हमसे नहीं हो रहा। हमने खुद उन्हें खुद से दूर किया, पर हम नहीं रह पा रहे हैं ऐसे। हमें उनकी बुरी आदत लग चुकी है। उन्हें खुद से नफरत करने की वजह देते वक्त जितना दर्द हुआ था, उससे कई ज्यादा दर्द उनके बिना जीने में है। शाम होते ही आंखें खुद ब खुद उनकी राह तकने लगती है। वो अपना सुकून तलाशने आए थे बाजी, पर हमारा सुकून छीन गए। बेचैनियां पहले भी थी, मगर हमने जीना सीख लिया था। खुद को यहाँ के सांचे में ढाल दिया था, मगर उन्होंने जिस्म के उस सांचे में रूह को तलाश कर मोहब्बत भर दी। हम क्या करें, हमसे उन्हें बेपनाह मोहब्बत है जिसे हम नहीं भूल पा रहे। ये तड़प बहुत तकलीफ देती है बाजी, दिल करता है मर जाएं। तू जानती है ना यहाँ मोहब्बत करने का क्या अंजाम होता है। बस इसीलिए तो उन्हें खुद से दूर कर दिया और खुद ही मर गए। फलक ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, मगर उसकी उस हंसी में भी दर्द था। हंसते हंसते उसकी आंखें नम हो गई, जिसे पहुंचकर वहां से उठकर बालकनी की ओर बढ़ते हुए बोली, आप हमारी फिक्र मत करिए बाजी, हम तो बस कुछ दिन रोएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। इस बात को भूल जाएं आप। दरगाह चलेगी? मुस्कान ने उसे देखते हुए कहा। वो जानती थी फलक का सुकून दरगाह में ही है। जब भी वो बहुत बेचैन या तकलीफ में होती है, दरगाह जाकर उसे सुकून मिलता है। मगर जाने की इजाजत लेना बहुत मुश्किल है बाजी। उसकी चिंता तू मत कर, माई जी से इजाजत मैं ले लूंगी। कहते हुए मुस्कान उसके कमरे से चली गई। मुस्कान ने सावित्री बाई के आदमी रमन से बात की। रमन, जो उसके पीछे लट्टू था, उसने कुछ अदाएं बिखेरी, थोड़े ड्रामा करके उसे रिझाया और आखिरकार रमन उसकी तरफ से सावित्री के सामने पेश हो गया। कुछ मिन्नतें होने के बाद सावित्री मान गई, इस शर्त पर कि 2 आदमी उनके साथ जाएंगे। उन्हें सिर्फ दरगाह जाने से मतलब था, कौन साथ आता है कौन नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुस्कान ने सावित्री की शर्त मान ली। शाम को फलक और मुस्कान सावित्री बाई के 2 आदमी रमन और सूर्या के साथ दरगाह के लिए निकल गए। दरगाह के बाहर गाड़ी रुकी तो दोनों ने अपना हिजाब ठीक करके बाहर निकल गए। रमन और सूर्या दोनों वहीं गाड़ी के पास रुक गए। मुस्कान और फलक ने बाहर से डलिया खरीदा, जिसमें परवरदिगार को चढ़ाने के लिए रूहानी चादर और मन्नत का धागा था। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं तुम खुद ही समझ लो। मौला मेरे मौला, दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। मेरे मौला तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। चलते हुए फलक बार बार इधर उधर देख रही थी। कुछ जाना पहचाना सा एहसास उसे हो रहा था, जैसे उसकी हर एक बेचैनी का, हर एक तड़प का, उसकी हर एक सिसकियों का सुकून कहलाने वाला शख्स वहीं कहीं था। हाँ, वो महसूस कर सकती थी ओमकार की मौजूदगी को। शायद यही थी उनकी रूहानी मोहब्बत की ताकत।
मर्दों के लाइन में आगे बढ़ रहे ओमकार को यही एहसास हुआ, मगर उसने मुस्कुराकर सर झटक दिया। ये कोई पहली बार तो नहीं जब वो हजारों की भीड़ में फलक की मौजूदगी महसूस हुई हो। हर पल हर लम्हा ही फलक उसमें शुमार थी। उसने लाख कोशिश की उस दुश्मन जान को भूलकर आगे बढ़े, मगर ना वो एक पल को भी दिलो दिमाग से उतरी, ना मोहब्बत रत्ती भर भी कम और ना दर्द भी कोई कम हुआ। आज आखिरकार सुकून की तलाश में वो खुदा के दर पर आया था। दोनों पास थे पर साथ नहीं, एक ही जगह थे पर एक दूसरे से अनजान।